नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आजमगढ़ से किया 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ। जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 30 नेता बीजेपी में हुए शामिल। गहलोत के करीबी समेत कई पूर्व मंत्रियों ने छोड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा, तो विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने इस्तीफे को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। बंगाल टू बिहार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार, तो वहीं संदेश खाली मामले में कोर्ट ने शाहजहां शेख को 4 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। चार्टर्ड प्लेन से ऋषिकेश पहुंचे 6 बागी विधायक। सुप्रीम कोर्ट में 12 मार्च को होगी बागी विधायकों के मामले में सुनवाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के यूपी दौरे की। पीएम मोदी इन दिनों जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी का यूपी दौरे का दूसरा दिन रहा। आज उन्होंने आजमगढ़ से देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हजारों करोड़ की अन्य परियोजनाएं भी जनता को सौंपी और हमेशा की तरह मंच से विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। आज पीएम ने कहा, पहले की सरकारों के नेता विकास के लिए पत्थर गाड़ते थे, उसके बाद नेता और पत्थर दोनों गायब हो जाते थे, लेकिन हमने 2019 में जिन परियोजनाओं की नींव रखी उन्हें अब पूरा भी किया जा रहा है। ये कोई चुनावी वादा नहीं था, ये मोदी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। वाकई लगता है पीएम मोदी दूसरी मिट्टी के बने हैं, जिसकी घोषणा करते हैं उसका उद्घाटन भी कर देते हैं। देखिए, इस समय जो स्थिति है, पीएम मोदी उसी तरीके से एक तरह से कुरुक्षेत्र में के रण में अभिमन्यु की तरह खड़े हैं। चारों तरफ से ये भ्रष्ट चोर लुटेरों का गैंग उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। कभी परिवार की बात करेगा, कभी उनके निजी जिंदगी की बात करेगा, कभी गुजरात के दंगे की बात करेगा और कभी लोकतंत्र की हत्या, हिटलर शाही, ये तानाशाही, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी विकास की बात करने के लायक नहीं है। जहां भी है, जिस भी पार्टी की सरकार, चाहे क्षेत्रीय पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की सरकारें जहां पर है, उससे तुलना करके देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग लोगों को ठग रहे हैं और दूसरी तरफ एक अकेला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहा है। अब ऐसे में उनको तो बोलने का अधिकार है कि ये जिन लोगों को आप देख चुके हैं उन लोगों से तुलना कर लो पहले, और उसके बाद हमारा समर्थन या विरोध करो। पहले देख लो कि जितने समय तक विकास हुआ पिछले 60 सालों से और इन 10 सालों में हमने जो किया है उसकी तुलना करके देख लो। अब तो श्वेत पत्र भी जारी है, हर मसले पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और इसलिए तुलनात्मक तरीके से हमने श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें 10 साल यूपीए की सरकार और 10 साल मोदी की सरकार। तो ये मोदी की गारंटी है और मोदी का तरीका है, जिससे विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास एक ही आधार बचता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी पर अटैक करें और अपनी फजीहत करवाएं। बिल्कुल सर, तो पीएम मोदी जबरदस्त एक्शन में है, पर विपक्ष चारों खाने चित है। कांग्रेस पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज की दूसरी खबर में बात कांग्रेस पार्टी को लगे बड़े झटके की ही करेंगे। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। आज राजस्थान कांग्रेस के 30 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। लालचंद कटारिया के साथ गहलोत के करीबी राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, रिशपाल मिर्था और विजयपाल मिर्था बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित आज के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन नेताओं का बीजेपी पार्टी में स्वागत किया है। ये राजस्थान में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लग गया। राजस्थान में कांग्रेस की दुर्गति है और जैसा लग रहा है कि ये अशोक गहलोत जो है, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी बदला ले रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर अशोक गहलोत के करीबी, जो कि
गहलोत को उस समय सहयोग कर रहे थे जबकि वो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की जो है उसके खिलाफ बगावत के मोड में थे। उन्होंने कह दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करोगे, सीएम से इस्तीफे की मांग करोगे, सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। वो सारे मंत्री जो अशोक गहलोत के करीबी हैं, आज क्यों नाराज हो गए? अशोक गहलोत नाराजगी तो नहीं दिखा रहे, लेकिन नाराजगी की एक बड़ी वजह है, अब कांग्रेस नेतृत्व कह रहा है कि चलो अशोक गहलोत को चुनावी मैदान में खड़ा करते हैं, सांसद का चुनाव लड़ाएंगे। ये सारी की सारी सीटें 25 की 25 लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास है। सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, जानते हैं कि चुनाव में गए बुढ़ापे में बेइज्जती होगी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई औकात नहीं है, इसलिए हमारे जैसे नेताओं को बेइज्जत मत करवाओ, चुनावी मैदान में मत उतारो। अभी जो कैंडिडेट की लिस्ट हम यहां से देंगे उसे एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो फिर बची खुची कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। ये पूरा का पूरा जो खेल किया हुआ है, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की इन्वॉल्वमेंट उसमें है और ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हर 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता पार्टी छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और 2-3 आरोप कॉमनली लगाता है कि ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने से रोका, राहुल गांधी की नीतियां गलत है, यहां पर कांग्रेस के अंदर जनाधार वाले नेताओं की कोई पूछ नहीं है, चापलूसों की जमात बनी हुई। बिल्कुल सर, तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। देश में चल रही चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब चुनाव की व्यवस्था का पूरा दारोमदार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर है। गोयल के इस्तीफे के साथ ही चुनाव आयोग में अब चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली हो गए हैं। हालांकि अरुण गोयल के इस्तीफे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। विपक्ष बयानबाजियों पर उतर आया है। कांग्रेस ने इस्तीफे को भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस घटनाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण दिए जाने की बात कही है। आखिर क्यों इस्तीफा दिया गया, इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या हो सकती है, आगे की रणनीति क्या है और इस पर विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है? देखिए, यह इस्तीफे का कारण तो एक ही है, अरुण गोयल को बरगलाया गया है, उसे हथियार बनाया गया है। जिस तरीके से इस्तीफा और उसके अगले समय ही पूरी तरीके से पूरी विपक्षी पार्टियां ये लोकतंत्र की हत्या, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने की बात, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ओमिशन कहना, ये खड़गे का बयान है। और ये लोग कह रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। किसी अधिकारी का इस्तीफा देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये कौन बोलता है? इसका मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी तुम्हारी तरफ से हुई है और तुमने सुप्रीम कोर्ट में जब तुम्हारी सेटिंग पूरी तरीके से सफल नहीं हुई तो चुनाव आयोग की तरफ गए। तुम ही हो जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ होता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। तो चुनाव आयुक्त इस्तीफा दिए, इसकी सराहना करनी चाहिए कि अब नए चुनाव आयुक्त बनेंगे जिसमें तुम्हारे नेता की भी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है उसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल नहीं होते हैं। 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, एक और केंद्रीय मंत्री और फिर विपक्षी पार्टी के नेता लोकसभा में जो है वो, यानी अधीर रंजन चौधरी को भी उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। अब जो अंदर खाने की खबर है, यह भी पता चल रहा है कि अरुण गोयल जो है वो ऐसे इस्तीफा नहीं दिए, वो चाहते हैं कि पंजाब से वो चुनाव लड़े और पंजाब से चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से तो लड़ेंगे नहीं, या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। मतलब ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को कहने का एक आधार मिल जाए कि देखो मोदी सरकार में एक व्यक्ति ये लोकसभा का चुनाव संचालित करवा रहा है, 2 पद चुनाव आयोग में खाली हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बिल्कुल सर, चलिए बढ़ते हैं आगे। बंगाल और बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई तेजी से होती जा रही है। तो पहले बात बंगाल की करते हैं। बंगाल के संदेशखाली मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहजहां शेख को आज बशीरहाट अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने खुद हिरासत
की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तो वहीं बिहार से आज बड़ी खबर आई, जो लालू यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ईडी की लंबी चली पूछताछ के बाद की गई है। बंगाल की खबर, ममता बनर्जी के लिए कितना झटका और सुभाष यादव की गिरफ्तारी से लालू यादव की मुसीबत कैसे बढ़ गई? देखिए, ये पूरे विपक्ष की बात है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, ये सारी पार्टियां इकट्ठा क्यों हुई थी? इकट्ठा हुई थी कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, पीएम मोदी से लोकतंत्र को बचाना है, इकट्ठा हो। लेकिन अब सामने आ रहा है इनकी नियति और इनका सही उद्देश्य, जबकि ये बार बार कहते हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या सीबीआई संदेश खली मामले में शाहजहां को गिरफ्तार करके अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है? ये ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों उसने सीआईडी को इस स्तर तक पावरफुल करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे शाहजहां शेख को वहीं के पुलिस के हवाले करने के लिए, कि मतलब यहां जांच करेगी पश्चिम बंगाल की पुलिस, सीबीआई के एंट्री इसमें ना हो, क्योंकि अगर सीबीआई पूछताछ करती है तो मामले की जड़ तक पहुंचती है और उसमें टीएमसी के कई और नेताओं का नाम आएगा जो इसके हवाला रैकेट में शामिल है, जिसका उपयोग शाहजहां शेख करता था। ठीक उसी तरीके से ये जो बिहार का मामला चल रहा है, सुभाष यादव, ये सैंड माफिया, बालू माफिया, बालू का कारोबार बिहार के लिए उसी तरीके से है जैसे दूसरे राज्यों में जो माइंस एंड मिनरल्स होते हैं वहां पर उसके टेंडर ठेके में गड़बड़ियां की जाती है। जैसे हेमंत सोरेन की बात है। हेमंत सोरेन, ये जो उनके ऊपर जितने चीटिंग के आरोप थे वो सब माइनिंग से जुड़े हुए थे। बिहार में कोई कारखाना नहीं, खदान नहीं, माइंस मिनरल्स नहीं, तो बालू के कारोबार को बढ़ा चढ़ा कर रखा गया और इसमें राजद के गुंडों की बड़ी भूमिका है जो लालू यादव के कारोबारी हैं, कारोबारी पार्टनर। ये नहीं कह सकते कि उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं या उनके एक तरह से करीबी परिवार के लोग हैं। ये बिजनेस पार्टनर हैं जिनको लालू प्रसाद यादव ने अलग अलग क्षेत्रों में टेंडर दिलवाया और उससे सीधे कमीशन उनके परिवार को जाता है। जिसकी जानकारी मिली थी कि लालू प्रसाद यादव के घर में कई जो लोग हैं वो सुभाष यादव के फ्लैट दिए गए हैं उसको में रहता है, उससे पैसे लेता है। तो अब सुभाष यादव की गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, लालू प्रसाद के घर तक उसका कनेक्शन, मतलब ये एक बड़ा मामला सामने आएगा जैसे लैंड फॉर जॉब में हुआ, जैसे IRCTC घोटाले में हुआ, जैसे चारा घोटाले में हुआ। अब एक बालू घोटाला होगा बिहार में जिसका उद्घाटन शुरू हो चुका है कि बालू घोटाला में कितने करोड़ अरब रुपए का ये लालू प्रसाद यादव की फैमिली ने घोटाला किया है। जी सर, अब बात आज की आखिरी खबर की। हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से 11 लोगों का दल ऋषिकेश पहुंचा है। मतलब सुक्खू सरकार पर संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। साथ ही 6 बागियों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख भी सामने आ गई है। 12 मार्च को इस मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। सर, क्या कुछ चल रहा है हिमाचल में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार अटक चुकी है। अब सुक्खू दिल्ली से लेकर शिमला तक की यात्रा कर रहे हैं। कभी दिल्ली आते हैं, यहां पर बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उनको आश्वासन दे के भेजते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक तुम कुर्सी पर हो। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट निर्धारित कर दिया, मतलब संभावनाएं हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मामला किसका है? अभिषेक मनु सिंघवी का। अभिषेक मनु सिंघवी जो कई बड़े बड़े नेताओं के संकट मोचन बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में इतनी बड़े वकील नहीं माने जाते, ये हाई कोर्ट में सेटिंग नहीं चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का मामला लेके जाएगा, वहां पर केजरीवाल की जीत हो जाएगी। राहुल गांधी का मामला लेके जाएंगे, राहुल गांधी की जीत हो जाएगी। तो इस मामले में जब खुद के विरोधी हैं वो, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को ही हराया गया, हिमाचल प्रदेश के इन विधायकों ने उन्हीं के खिलाफ वोटिंग की है।
अब अभिषेक मनु सिंह भी उनके खिलाफ आएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर जो मामला फंसा है उनकी सदस्यता को रद्द करने का, यह है बजट सत्र के दौरान वोट न करने का। अब यहां पर यह बड़ा खेल हो सकता है कि इनके पास इस बात के सबूत है कि वोटिंग हुई ही नहीं, हम लोग वोट देते किसको, ध्वनि मत से पारित किया गया, हमारी उपस्थिति या उपस्थित न होना, इसके लिए सो कॉल्ड नोटिस भेजा जा सकता है। एक दिन में स्पीकर कैसे समझ गए कि हमने बगावत कर दी है? हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन हो, बीमार हो, हम आने में समर्थ नहीं हो, इसके लिए आप पहले नोटिस भेजो, पूछो कारण, व्हिप जारी करके आप तानाशाही नहीं चला सकते। यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा और 12 तारीख की सुनवाई के बाद अगर एक आध सप्ताह के अंदर इस पर फैसला होता है या सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देते हैं स्पीकर के फैसले पर कि फैसला आने तक आप स्टे रहेंगे, तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को विधायकों की संख्या 34 हो जाएगी, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में हो जाएगी और चुनाव की घोषणा से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।